ममता जी ने जैसे ही अपनी बहू निशा को मारने के लिए डंडा उठाया, निशा ने तुरंत ही डंडा पकड़ा और ममता जी का हाथ फुर्ती से मड़ोड़ देती है। हाथ मड़ोड़ से ही चीख पड़ी ममता जी, अरे छोड़ छोड़ चुड़ैल, मेरा हाथ टूट जाएगा, छोड़, अरे कोई तो बचाओ, कोई है, कोई तो बचाओ। ममता जी की आवाज़ सुन उनके पति अजय जी बाहर से भागते हुए आते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? सामने बेटे को गिरा हुआ देख और पत्नी को बहू के हाथों में दबा हुआ देख अजय जी चुपचाप बाहर जाने लगे। तो ममता जी चीखते हुए कहती है, अरे अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, मार डालेगी ये चुड़ैल मुझे, और मेरे बेटे को बचाते क्यों नहीं हो? ममता जी की हालत देख अजय जी ने कहा, कुछ नहीं होगा ममता, इतनी जल्दी तुम लोग मरने वाले नहीं हो, जो हो रहा है सही हो रहा है। और भूल गए क्या, तुम्ही ने तो मुझे बोला था कि घर की मामलों से दूर रहो, इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ, तुम लोग अपना समझो। कहते हुए अजय जी घर के बाहर चले गए। अब ममता जी को समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे, कैसे बहू के हाथों से खुद को और बेटे को छुड़ाए। असल में ममता जी और सौरभ दोनों ही माँ बेटे बहुत ही लालची किस्म के थे और उनके विपरीत अजय जी सादगी भरा जीवन जीना पसंद करते थे। ज्यादा तामझाम उन्हें पसंद नहीं था, इज्जतदार थे, दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे। वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। बड़े ही खुशी मन से उन्होंने सौरभ की शादी निशा से की थी। दहेज लेने के नाम पर अजय जी ने साफ साफ मना कर दिया था, उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए था। यहाँ तक कि उन्होंने निशा के पापा को बोल भी दिया था कि भाई साहब आप बस हमें अपनी बेटी दे दीजिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर घर में ममता जी और सौरभ ने बहुत बवाल किया। ममता जी और सौरभ ने अजय जी को बहुत भला बुरा कहा। ममता जी तो अजय जी से नाराज होकर पूरे महीने बात भी नहीं की। उनका कहना था कि लड़के लोग पैदा ही करते हैं दहेज के लिए, तुम जाने कहाँ से सत्यवादी हरिश्चंद्र पैदा हो गए हो। बताओ, बेटे को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, जिंदगी भर नौकरी करेगा, कमाएगा, जिसकी लड़की आएगी वही तो रखेगी ना सारे रुपए पैसे उठाकर। बैठे बिठाए उसे एटीएम कार्ड मिल जाएगा, जिसकी बेटी है वो तो खुश हो जाएगा। लेकिन लड़के वाले को क्या मिलता है, एक दहेज की ही तो आस रहती है। एक बार में जो दे दिया सो दे दिया, बार बार कौन देता है, और वो भी तुमने मना कर दिया। बस इसी बात को लेकर घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहते थे। अजय जी के लाख मना करने के बावजूद भी निशा के पापा ने अपनी तरफ से वो सब चीज दी जो एक बाप अपने बेटी को देता है। रुपए, पैसे, गाड़ी, सामान, किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं रखी थी। लेकिन फिर भी ममता जी का मुंह बना का बना ही रह गया, ये सोचकर कि बिना मांगे ये लोग इतना दे रहे हैं, अगर हमने मांगा होता तो मुंह मांगा दहेज तो मिलता। ये सारा किया कराया आपका है। बस बिन मांगे दहेज देखकर ममता जी के मन में लालच आ गया। और सौरभ था ही पहले से लालची। माँ बेटी की जोड़ी अच्छी बनी हुई थी। कुछ दिनों बाद ही दोनों ही माँ बेटे मिलकर छोटी छोटी बातों के लिए पैसे निशा के पापा से मंगवाने लगे। पहले तो निशा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब माँ बेटे का लालच दिन पर दिन बढ़ने लगा तो अब निशा को भी बुरा लगने लगा था। उसे खुद अपनी बेइज्जती महसूस होती, बार बार पापा से पैसे मांगते हुए। उसने एक दो बार सौरभ से कहा भी, सौरभ मैं पापा से बार बार पैसे नहीं मांग सकती, मुझे शर्म आती है। इतना सुनते ही सौरभ चिढ़ते हुए कहता है, तो कौन सा मैं उनके पैसे नहीं दूंगा, कर्ज ही तो ले रहा हूँ ना, दे दूंगा बाद में। बस बार बार सौरभ उधार के नाम पर निशा के पापा से पैसे मंगवाते रहता। निशा के पापा भी मना नहीं कर पाते। आखिर दामाद को कैसे मना करे। बेटी दामाद का सवाल था, जिसका फायदा सौरभ बखूबी उठा रहा था। यहाँ तक कि जब घर का गैस सिलेंडर भी खत्म होता तो सौरभ निशा के पास जाकर बड़े ही प्यार से कहता, निशा गैस एजेंसी तुम्हारे घर के पास में ही है ना, मैं यहाँ से किसी को भेज देता हूँ, बोल दो अपने पापा को एक गैस भरवा कर दे दे। एक दो बार तो निशा ने मना किया, लेकिन सौरभ की जिद से उसने अपने पापा को बोल ही दिया। और अब जैसे रूटीन बन गया था, जैसे ही गैस खत्म होती निशा के पापा ही गैस भेजते थे। इन सब बातों की खबर अजय जी को बिल्कुल नहीं हो पाती थी, और जैसे ही अजय जी को पता चला तो गुस्से में उन्होंने ममता जी और सौरभ को खूब खरी खोटी सुनाया। तो ममता जी भी अपना रूप दिखाते हुए अजय जी के ऊपर चढ़ गई। देखो जी, तुम घर के मामलों में दखल मत दिया करो, घर के अंदर के मामले देखने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ,
तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। अजय जी ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लाख समझाया, लेकिन कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आखिरकार एक दिन जब सौरभ ने निशा को दोबारा अपने पापा से कुछ पैसे उधार के नाम पर मांगने को बोले तो निशा ने सौरभ को साफ साफ बोल दिया, सौरभ, इस तरह से मैं बार बार अपने मायके से पैसे नहीं मंगवा सकती। इतने सालों से लगातार किसी न किसी बहाने पैसे मांग ही रहे हो। घर के छोटे छोटे काम के लिए भी पैसे मांगते रहते हो। जाने कितने पैसे ले चुके हो तुम उधार के नाम पर। कभी 1 रुपया भी दिया है? अब मैं अपने पापा से कुछ नहीं मांगने वाली। उनके भी खर्चे हैं, उनका भी परिवार है। बस इतना सुनते ही जैसे सौरभ बौखला गया। ऊपर से ममता जी भी सौरभ को उसके गुस्से को बढ़ाते हुए बोली, देख बेटा देख, इसकी जवान कितनी बड़ी हो गई है, कितना कर्जा ले लिया इसके बाप से। रहती यहाँ खाती यहाँ है, पैसों की गिनती अपने बाप की कर रही है। चढ़ भी चढ़ गई है इसे, लगता है कुछ ऐसा ही। माँ रुक जाओ माँ, अभी मैं इसकी चर्बी निकालता हूँ, कहते हुए चटाक चटाक जोरदार का तमाचा खींचकर सौरभ ने निशा के गाल पर दे मारा। निशा को मार खाता देख अब तो जैसे ममता जी को और जोश चढ़ गया। मार बेटा मार, और मार इसे, इसकी हरकतें ही मार खाने वाली है। और ये हाथों की नहीं लातों की भूत है, बातों से तो नहीं मानती है। अरे मैं तो कहती हूँ घर से निकाल इसे, जाए अपने उस भिखारी माँ बाप के पास। अब निशा की बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। पहले तो थप्पड़ पड़ते ही उसे समझ में ही नहीं आया कि अचानक से आखिर उसके साथ हो क्या गया, क्योंकि उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि सौरभ कभी उसके ऊपर हाथ भी उठाएगा। निशा उन औरतों में से नहीं थी जो पति की मार खाकर सब कुछ बर्दाश्त करके चुप हो जाएगी। आज पहली बार सौरभ ने उसके ऊपर हाथ उठाया था, जो निशा को बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में चीख पड़ी वो अपनी सास के ऊपर। शर्म करो माँ जी, कुछ तो शर्म करो, इतना पाप लेकर कहाँ जाओगी। निशा को बोलता देख ममता जी ने सौरभ से कहा, देख ले बेटा देख ले, इसकी जवान देख कैसे कैंची की तरह चल रही है। अभी भी इसकी अकड़ ढीली ना हुई है तो कोई बात नहीं माँ, रुक जाओ, अभी ढीली कर देता हूँ इसकी अकड़। कहते हुए दोबारा सौरभ निशा की ओर लपका और जैसे ही हाथ उठाता है उसे मारने के लिए तो तुरंत ही निशा ने सौरभ का हाथ पकड़ा और जोर से धक्का दे दिया। सौरभ को निशा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। खुद को संभाल ही नहीं पाया और जाकर उसका सर सीधे दीवार से टकराया। सौरभ सर पकड़ के वहीं बैठ गया। बेटे को चोट लगता हुआ देख घबराते हुए ममता जी सौरभ के पास भागी। अरे मार दिया रे, मार दिया मेरे बेटे को इस चुड़ैल ने। अरे कोई तो डॉक्टर को बुलाओ। अरे चुड़ैल, यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने, पति के ऊपर हाथ उठाते हुए। तुझे शर्म नहीं आई? चुल्लू भर पानी में डूब मर। इतनी हिम्मत आ गई तेरे अंदर, मेरे बेटे को मारती है। रुक, मैं निकालती हूँ तेरी अकड़। कहते हुए गुस्से में ममता जी पास में ही पड़ा हुआ डंडा उठाकर निशा के ऊपर लपकी। अब तो निशा के अंदर जैसे साक्षात माँ दुर्गा आ गई थी। जाने कहाँ से उसके शरीर में इतनी ताकत आ गई थी कि जैसे ही ममता जी ने डंडा उठाया, डंडा पकड़ निशा ने ममता जी का हाथ फुर्ती से मोड़ दिया। चीख पड़ी ममता जी, अरे छोड़ चुड़ैल छोड़, मेरा हाथ टूट जाएगा, छोड़, अरे कोई तो बचाओ, अरे कोई है, कोई तो बचाओ। ममता जी की आवाज सुन उनके पति अजय जी बाहर से भागते हुए आते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? सामने बेटे को गिरा हुआ देख और पत्नी को बहू के हाथों में दबा हुआ देख अजय जी चुपचाप बाहर जाने लगे तो ममता जी चीखते हुए कहती है, अरे अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? मार डालेगी मेरे बेटे को, मुझे भी मार डालेगी, बचाते क्यों नहीं? अजय जी ने निशा की ओर देखा। आज निशा गुस्से में कांप रही थी। समझ गए अजय जी कि आज पानी सर के ऊपर हो गया है। इन माँ बेटे के लिए यही करना जरूरी था। अजय जी कुछ ना बोलने में ही भलाई समझे, इसलिए उन्होंने ममता जी से कहा, कुछ नहीं होगा ममता, इतनी जल्दी तुम लोग नहीं मरने वाले हो। जो हो रहा है सही हो रहा है, और वैसे भी तुमने ही तो मुझसे बोला था कि घर के मामलों से दूर रहो, इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ, तुम लोग अपना समझो। कहते हुए अजय जी घर से बाहर चले गए। अब ममता जी का क्या करे, कैसे बचाए खुद को और बेटे को इसके हाथ से। जब हर तरह से ममता जी हार मान गई तो कुछ सोचते हुए तुरंत ही गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए बोली, छोड़ दे बहू, छोड़ दे मेरे बेटे को, होश में लाने दे, मर जाएगा वो। अरे कुछ तो इंसानियत बची होगी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है,
क्यों अपने बच्चे को पैदा होने से पहले अनाथ करना चाहती हो? बच्चे का नाम सुनते ही निशा कमजोर पड़ गई। इन राक्षसों के चक्कर में वो भूल गई थी कि वो माँ बनने वाली है। फिर भी निशा ने ममता जी को धमकाते हुए कहा, सुन बुढ़िया, ये पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ। तुम दोनों माँ बेटे को समझा देना अपने इस बेटे को कि मेरे से दूर रहे। अगर दोबारा तुम लोगों ने अपनी ये नीच घटिया हरकतें शुरू की मेरे साथ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशा के हाथ से छूटते ही ममता जी भागती हुई सौरभ के पास जाती है, उसको उठाती है, पानी के छींटे देकर होश में लाती है। होश में आते ही सौरभ गुस्से में निशा को घूरते हुए अपने माँ से कहता है, माँ पुलिस बुलाओ, मैं इसे अभी के अभी पुलिस के हवाले करूँगा। हाँ हाँ बुलाओ पुलिस को, देखती हूँ पुलिस किसकी सुनती है, तुम्हारे जैसे राक्षसों की या मेरी। दोबारा से निशा का गुस्सा चढ़ गया। निशा का गुस्सा देख ममता जी डर गई और सौरभ को समझाते हुए बोली, नहीं बेटा, पागल हो गया है क्या? उल्टा सीधा केस कर देगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, पूरे परिवार को जेल की हवा खिला देगी। शांत हो जा, अब ये पहले वाली सीधी साधी निशा नहीं है। आज मैंने इसका वो रूप देखा है जो तुमने शायद कभी नहीं देखा होगा। अपनी भलाई शांत रहने में ही है। नहीं मांगेंगे हम इसके बाप से कुछ पैसे। वैसे भी भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम अपना खुद ही आराम से खा पी कर रह लेंगे। तो छोड़ ये सब, अपने ऊपर ध्यान दे, सब कुछ भूल जा बेटा। अचानक से ममता जी का बदला हुआ रूप देख अजय जी बाहर से खड़े खड़े देख रहे थे। खुद समझदार बनकर और बेटे को समझाते हुए ममता को देख मुस्कुरा पड़े अजय जी और आंखों ही आंखों में अपनी बहू निशा को देखते हुए इशारों में ही कहते हैं, सही किया बहू, इन दोनों को सुधारने के लिए यही एक रास्ता सही था। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।